सोर्स है सन, टेम्परेचर का सोर्स है सन, सूरज से गर्मी होती है, ठीक है सन। अदर सोर्स में लिख लो वॉल्केनो, ज्वालामुखी। इनर पोर्शन ऑफ अर्थ, जमीन के अंदर की जमीन, ये सब भी होते हैं बट उतना नहीं होता, ठीक है। चलो ऑप्टिमम वर्ड समझते हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख लो। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है अनुकूल तापमान, लगभग कितने तापमान में प्लांट सबसे तेज ग्रो करेगा, तो वो लिखता है ऑलमोस्ट 24 डिग्री, 24 डिग्री तापमान। एसी कितना होता है, एसी जानते हैं, जो घरों में आप एसी चलाते हैं वो एक कंडीशन के नाम पे होता है ना, तो एसी की कंडीशन में क्या क्या होनी चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी, सुने हो। एसी आप अपने घर में भी बना सकते हैं खुद से, अगर आपने कंट्रोल कर लिया टेम्परेचर को लेकर के, कोई बात नहीं। तो लिखिए 24 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 24 डिग्री टेम्परेचर पर प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो सबसे अच्छी होती है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। 30-35 के ऊपर चला गया तो गर्म, 15-17 पे आ गया ठंडा, ठीक है। चलो वैसे ये ज्योग्राफी में कवर करेंगे बट लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, चार आपके पार्ट इंडिया में वेजिटेशन को बांटा गया है। पहली वेजिटेशन होती है थर्मल, दूसरी होती है ट्रॉपिकल, थर्ड होती है टेम्परेट, आई थिंक आपने सुना होगा, और फोर्थ होती है पोलर, ठीक है। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, यह है तुम्हारी शीतोष्ण कटिबंधीय, और यह है तुम्हारी ध्रुवीय, ये होती है शुष्क। टेम्परेचर की बेसिस पे चार तरीके के प्लांट होते हैं, विल डिस्कस इन इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन। वैसे कॉमन सेंस है, कितने डिग्री से कितने डिग्री वाला अगर याद होगा ज्योग्राफी वालों को तो पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, आपको नहीं है कोई दिक्कत, आप नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब आओ फोटोसिंथेसिस, वो तीनों प्रोसेस आपको करनी है, मतलब लिखो ये हो गया। नेक्स्ट आओ प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लिख लो 30 डिग्री मैक्सिमम, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन 30 डिग्री है। रिस्पिरेशन, गर्मी में ज्यादा तेज सांस लेते हैं कि सर्दी में आप लोग, सांस की स्पीड आपकी बढ़ जाती है ब्रीदिंग की, सर्दियों में कि गर्मियों में, गर्मी में बढ़ जाती है, क्यों, अरे बहुत कॉमन है यार, गर्मियों में यार कमाल। पहले तो ये चीज पता है कि नहीं आपको, आप सर्दियों में अपनी ब्रीदिंग को नापो, एक बार ब्रीदिंग कितनी होती है लगभग आपकी, ब्रीदिंग समझ रहे हो, सांस लेना छोड़ना कितना टाइम लगता है, 1 मिनट में कितनी बार रोक कर सकते हो, सकते हो मतलब होती कितनी, सख्त तो पता नहीं कर सकते हैं, कितने नॉर्मली ब्रीदिंग का टाइम पर मिनट कितना है आपका, लगभग 10 से 12 होता है, 10 आप टाइम कर लीजिएगा, नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए, 1 मिनट में गिनिए, 10 से 12 का एवरेज होता है। बट ये सर्दियों में घट जाता है 8 से 10, और गर्मियों में बढ़ करके 15 के आसपास चला जाता है। रीजन क्या होगा भाई, ऑब्वियस बात है, आपकी बॉडी क्या होती है गर्मियों में, पानी खत्म होता है, डिहाइड्रेट होती है, तो डिहाइड्रेट होने के कारण ये हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होती है, पानी चाहिए, तो सांस ज्यादा लेना वो रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, पानी की होती है, डिहाइड्रेशन, ये कैरेक्टर होता है, सिम्टम होता है इस चीज को लेके, ठीक है। तो 30 डिग्री में लिख लो सबसे ज्यादा होता है। रिस्पिरेशन लिख लो, रिस्पिरेशन लिख लियो, फोटोसिंथेसिस लिखोगे ना, रिस्पिरेशन लिख लो 30 डिग्री मैक्सिमम, 30 डिग्री मैक्सिमम, एवरी 10 डिग्री प्लस, एवरी 10 डिग्री प्लस, हर 10 डिग्री बढ़ने पर 2.5 टाइम इंक्रीज, 2.5 गुना बढ़ जाता है, समझ गए, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा 2.5 गुना रिस्पिरेशन बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्लांट आपको क्या लगता है बढ़िया है, नुकसान हो रहा है ना, तो प्लांट खत्म हो जाता है। चलो तीसरा हो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ इसी में ही, टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेसिस पे नॉर्मली जो होते हैं उसमें पहले को बोलते हैं मेगाथर्म, फर्स्ट मेगाथर्म, दूसरे होते हैं
मीजोथर्म, मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म, और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है हेकिस्टोथर्म। ध्यान से, थर्म, उच्च तापी, उच्च तापी, मध्य तापी, न्यून तापी और निम्न तापी, टेम्परेचर की बेसिस पे। मेगाथर्म के बहुत फेमस क्वेश्चन भर भर के प्रीलिम्स में आते हैं कि कौन सा क्या होता है, तो मेगाथर्म में लिखो हायर टेम्परेचर, समझ गए होगे, टेम्परेचर ज्यादा कम, उससे कम, सबसे कम, तो अलग अलग टेम्परेचर पे रहते हैं ये सब है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बता दूं मैं आपको, तो पहले मेगाथर्म में लिख लो ट्रॉपिकल एरिया के, यहां पे आपको कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके ट्रॉपिकल में, ठीक है, ये मिलेंगे आपके सब ट्रॉपिकल में, ये मिलेंगे आपको टेम्परेट में, पीछे मैं हिंदी बता चुका हूं, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा, और ये मिलेंगे आपको पोलर में, ठीक है। कौन से क्या प्लांट्स होते हैं वो डिस्कस ज्योग्राफी में कवर होगा क्वेश्चन। हेकिस्टोथर्म ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेकिस्टोथर्म, कई बार पूछा हुआ है, मतलब सबसे ऊपर जो आपने सुना टैगा टुंड्रा, वो तो सुने हो, वही वाले होते हैं टैगा टुंड्रा वाले, ठीक है। यूरिथर्मल, वेटो, पाइसिया और एबीज, इसके मैं आपको लिखा देता हूं, इसका एग्जाम्पल है पाइसिया और एबीज, पाइसिया और एबीज, यह आया हुआ क्वेश्चन है, पाइसिया और एबीज हेकिस्टोथर्म के। हो गया, चल हटाओ इसको, ये खत्म तुम्हारा पहला क्या क्या था, पहला लाइट, दूसरा था टेम्परेचर, तीसरा और रेनफॉल, रेनफॉल इसमें ज्यादा टाइम लगता है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। रेनफॉल, रेनफॉल में ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा बारिश में नुकसान करेगी, बहुत कम बारिश में नुकसान करेगी, कॉमन होता है, ठीक है। देखो रेनफॉल को, प्लांट्स को हम लोग, जो रेनफॉल मतलब जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की ना कैटेगरी होती है तीन। पहले तो होते हैं आपके सबमर्ज प्लांट, दूसरे होते हैं आपके फ्लोटिंग प्लांट, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, और तीसरे होते हैं हाइड्रोफिक, हाइड्रोफिक, ध्यान से, ये तीन प्लांट होते हैं पानी। सबमर्ज का मतलब क्या हुआ, डूबे हुए, जो पानी के अंदर रहते हैं, ये क्या हुए, तैरते हुए, तैरतों का मतलब क्या हुआ, डूबे हुए होंगे, कुछ हिस्सा डूबा कुछ हिस्सा ऊपर, तभी तो होगा फ्लोटिंग वाले में। और हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं जलप्रिय, जलप्रिय का मतलब होता है पानी ठीक रहता है इनके लिए, बट होते कहां, जमीन पर, लेकिन इनके लिए पानी, ये तीन तरीके के प्लांट होते हैं, ठीक है। छोड़ दीजिए, हो गया ये, नेक्स्ट आइए, क्या था, इंडेक्स चेक करो, हो गया, ये हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था नेक्स्ट, एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होती है, अच्छा शॉर्ट में लिखा गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायु दाब। हम लोग जमीन पे टिके हुए हैं, उसके पीछे का एक रीजन है कि एयर प्रेशर जो होता है वो हमारे ऊपर रहता है। दूसरा, एयर प्रेशर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एयर प्रेशर का सबसे बड़ा फायदा है कि हवा में जितनी गैसेज है वो अर्थ पर हैं। अगर एयर प्रेशर फील ना होगा तो जो गैसेज होती है कहां चली जाएं, चली जाएं वापस, तो अगर वापस चली जाएंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन। बहुत फेमस क्वेश्चन है सिविल्स का, आइए इसका क्वेश्चन है वैसे तो, हाँ, कि अगर एक साथ दुनिया के सभी प्लांट को काट दें एक साथ, तो सबसे पहले क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पहला था, अच्छा आप बताइए, ऑप्शन छोड़िए, आप बताइए, अगर सारे प्लांट को एक साथ काटने, कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि जितने प्लांट लगे एक साथ कटे, पॉसिबल नहीं है, बट एक इमेजिनरी करिए कि ऐसा हो, आप मर जाएंगे तुरंत, पक्का, पक्का। सबने बच्चे यही मारा कि हम तुरंत मरे, उसमें ऑप्शन था कि सभी लोगों की तुरंत डेथ होगी, आंसर है नो। आपकी बॉडी में इतनी ऑक्सीजन होती है कि आप बॉडी को इनटेक कर सकते हैं 10 15 20 सेकेंड,
कर सकते हैं सांस रोक के? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, आपने सांस रोकी, ट्राई मारा? कोरोना सबने ट्राई मारा होगा, देखें बचे कि गए हैं। करते हो कोरोना में? तो खींचते हैं कुछ लोग, 1-1 मिनट के ऊपर लेके जाते हैं, करा आपने? और बड़ा अचीवमेंट मानते हैं उसको। मैंने भी किया है, कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पागल हो गए हो? मजाक नहीं, 1 मिनट से ज्यादा आप सांस रोक रहे हैं, मतलब आप जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी नहीं चेक कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो उसको। ऑक्सीजन चाहिए उसको, आप ट्राई कर रहे हो। बहुत लोग कोविड में डेली 4 से 5 बार करते थे। वो नहीं आता था, वो 1 मीटर आ रहा था, वो चलता था, फिर रुक जाता था, फिर सबने देख सारे वाह सब हरकती, कितना गड़बड़ कहानी कर रहे थे चीजों को लेकर के। तो पॉइंट है, अगर सारे प्लांट कट गए तो ऑक्सीजन खत्म, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं? उतने तक जब आपकी सांस छूटती है, आप देखिए 1 मिनट के बाद छोड़ते हो, 1 मिनट तक तो जिंदा रहते हो, 30 सेकंड 40, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, बट 30 तो तुरंत में तो नहीं होगा ना ये। तुरंत के लिए कुछ और ऑप्शन था, वो ज्योग्राफी का पोर्शन था, बड़े क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूछा। अगर प्लांट कटेंगे तो आप तुरंत नहीं मरेंगे। तुरंत का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 40-50 सेकंड तक आप जिंदा रहेंगे। तो उस 40-50 सेकंड में सबसे पहले क्या होगा, तो उसमें था प्लांट के कटने से हवा की जो ऑक्सीजन होगी वो तुरंत खत्म हो जाएगी। क्योंकि हवा में ऑक्सीजन कैसे आएगी? प्लांट से। तो सबसे पहला काम जो होगा वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हमारा नंबर कब आएगा? थोड़ी देर बाद। बायोलॉजी को मर तो सब जाएंगे ही, लेकिन कितनी देर में? 10-20-50 सेकंड के अकॉर्डिंग टू लंग्स कैपेसिटी। चलो नेक्स्ट आओ, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अच्छा वायुदाब, अच्छा वायुदाब में ही इसी में हाथों हाथ कवर कर लो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को बोलते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को लिख लो आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। दो तरीके की ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी? देखो ध्यान से, एक ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ी सी पढ़ लो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरी होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ये होती है तुम्हारी सापेक्ष आर्द्रता। आपके काम की ये होती है, एयर है, ध्यान से, एयर में परसेंटेज ऑफ वाटर पहला होता है राइट नाउ, और दूसरी है परसेंटेज ऑफ वाटर की कैपेसिटी, क्षमता। डिफरेंस समझ गए? प्रेजेंट सिनेरियो में हवा में पानी कितना है और उसकी क्षमता कितनी है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो वो सिचुएशन क्या है? रेन की। ये होती है रेन। अगर कभी भी आपसे टेक्निकली पूछे बारिश होने की संभावना क्या है, तो हर हवा में पानी रखने की कैपेसिटी होती है। जितनी ड्राई होगी उतना पानी ज्यादा रखेगी, कम रखेगी? हवा जितनी ड्राई होगी उतना पानी ज्यादा होगा, कम? हवा में कम होगा ना यार भाई। जितनी गर्म हवा होगी, गर्म, ड्राई का मतलब क्या हुआ? गर्म, तो गर्म में कम पानी होगा। लॉज जितनी ठंडी होती है उतना पानी को रखती चली, तभी तो ठंडी होती जा रही है। सिंपल। तो सिंपल होता है, समझ रहे हैं इसका मतलब? इसीलिए जो ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या होता है। अभी की चेक करते हैं, अभी परसेंटेज में ह्यूमिडिटी आज इंदिरापुरम में देखें बारिश होगी कि नहीं होगी। ह्यूमिडिटी इन गाजियाबाद, गोवा की आ गई तो चलिए गाजियाबाद की ह्यूमिडिटी में देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिया होगा, कहीं देखिए, कहीं लिखा है, देखिए कितना दे रहा है? 60%। प्रेसिपिटेशन 0, 60% है। ये 60% आर्द्रता है, इसलिए बारिश जब ये 60-100 होगी तभी बारिश होगी, वरना बारिश नहीं होगी। ठीक बात है? तो देखिए यहाँ पे एवरेज क्या देख रहा है, ह्यूमिडिटी 73%। पॉसिबिलिटी है कहीं पे 91% है। कितने बजे? 11 बजे। रात को ठंड होती जाएगी तो 11 बजे ठंडी, बट अभी भी 100% नहीं हुई। अब आए समझ में? तो अगर 100% की पॉसिबिलिटी है तो जो प्रेडिक्शन करते हैं नहीं आज बारिश होगी, तो वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर 100% है तो बारिश होगी, बट वो भी श्योरिटी नहीं है। बट हाँ एक कंडीशन हो, या तो कहीं इसमें दे रहा है, कहीं देखिए, देखना ऊपर नहीं दिख रहा ना। पूरा मौसम कैसा होगा आपका? क्लीन है, बिल्कुल ड्राई। देखिए 26 डिग्री, 26%, 26% में कितना ड्राई होगा, बिल्कुल हवा नहीं चलेगी, बिल्कुल ड्राई। इसलिए आपने स्किन में वो लगाते हो सब नौटंकी, हाँ वही मॉइस्चराइजर। हाँ समझ गए, समझ गए। तो अब क्या होगा, तो हवा में पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो स्किन क्या होगी? ड्राई होगी ना। तो ड्राई होगी तो उसको नॉर्मल करने के लिए कुछ लगाते हो, बस वही लगाते हो। अब आ रहा समझ में क्यों सर्दियों में लगाते, गर्मियों में नहीं? गर्मियों में तो नहीं लगाते मॉइस्चराइजर, पता चले हैं? क्लियर हो गया? तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुम्हारी कहलाती है, नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट आओ विंड। विंड, विंड हवा की स्पीड। विंड आई थिंक दो थे ना? हाँ बोलो। विंड में दो थे ना तुम्हारे, शायद एक क्या था?
हाँ, तो विंड पहला तो लिख लो गैस। तो गैस तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, हवा की गैस का एक वो बना लीजिएगा। समझ गए कौन कौन सी गैसेज होती है हवा में टोटल? बस नाइट्रोजन फला फला सुने हो सारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके तो उसका एक इंडेक्स तैयार कर लीजिएगा। दूसरा ये स्पीड, पहला हो गया विंड का गैसेस वाला पोर्शन, और दूसरा विंड का स्पीड वाला पोर्शन। तो विंड की स्पीड आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी कम होगी ज्यादा। आराम से कॉमन सेंस क्या कहता है? जितनी तेज हवा चलेगी, क्लाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी कि कम? अरे हद हो गई यार, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, नहीं कुछ पता टेक्निकल। हवा तेज चल रही है तो एटमॉस्फेयर एक्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी? सिंपल, ज्यादा होगी यार, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हवा तो बंद है। देखो कुछ हो रहा भाई, हवा ऑलमोस्ट अगर नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं हवा नहीं चल रही। कुछ लोग कहते हैं यार लग रहा हवा ही नहीं चल रही। हवा नहीं चलती, तुमको फील नहीं हो रही है। हवा जिस दिन चलनी बंद होगी उस दिन निपट जाओगे। कुछ लोग कह रहे पत्ते तक नहीं हिल रहे, कहाँ हवा चल रही? पत्ते हिलना वो इंडिकेशन नहीं होता, पत्तों का वेट होता है। हवा उतनी भी नहीं चल रही कि पत्ते हिल पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं हवा नहीं चल रही। बहुत लोग कहते हैं नहीं हवा नहीं आज चल रही, तो ये आप मत बोलना। आपके में बाकी में थोड़ा सा फर्क है, हवा हमेशा चलती है, उसकी स्पीड आपको जज नहीं हो पाती है। ठीक है, आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है चेक करने के लिए? ठीक है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट के पत्ते नहीं हिल रहे। तो पॉइंट, हाँ वो घर वाले बोले हवा नहीं चल रही, तो हवा चलती है, आपको फील नहीं हो रही है। तो पॉइंट यहां पे आया, जितनी तेज स्पीड में हवा चलेगी उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक क्या होगा? एक्टिविटी जनरेट होगी। ठीक बात है, लिख लो, हायर द स्पीड हायर द क्लाइमेटिक एक्टिविटी। हवा का ज्यादा होना, वायवीय प्रक्रियाओं का ज्यादा होना। हवा का ज्यादा, वायवीय प्रक्रियाओं का ज्यादा होना। अच्छा एक चीज बताइए, हवा के ज्यादा चलने से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिविल्स का, प्लांट का रिस्पिरेशन में क्या फर्क होगा? हवा अगर स्पीड में चल रही है तो प्लांट के रिस्पिरेशन में क्या फर्क होगा? बोलो। पौधों के सांस लेने में हवा की स्पीड का क्या फर्क है? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? आराम से, क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर हवा तेज चल रही है तो जो प्लांट्स होते हैं वो सांस कैसी लेंगे? स्पीड में लेंगे, धीरे लेंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? धीरे लेंगे। धीरे बोला किसी ने, क्यों? तुक्का सेट बैठ गया जिसने भी बोला, लेकिन क्यों? मतलब ना, हाँ मैं समझ गया, वही कह रहा तुक्का सेट हो गया। ऐसे लोग पास हो जाते एग्जाम में, फायदा मिलता है इस चीज का, तुक्के सेट होते हैं। बट लॉजिक क्या होता है, देखिए क्या होगा इसके पीछे का लॉजिक है कि जब हवा तेज चलती है तो हवा तेज चलेगी तो कॉमन चीज होती है डस्ट उड़ेगी, और डस्ट जो होगी वो उस प्लांट के लीव्स के पोर्स में जमा होगी, और उस पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में अगर सीधी इतना बड़ा छेद है, उसमें अगर ब्लॉकेज होगा तो कैसी हो जाएगी? स्पीड स्लो हो जाएगी। तो लॉजिक समझ में आया? तो ये लॉजिक उसके पीछे का, उसको लिख लीजिए, हायर द स्पीड लोअर द रिस्पिरेशन प्रोसेस। स्पीड ज्यादा होना डैश प्लांट की ब्रीदिंग में, मतलब श्वसन में कमी, प्लांट की श्वसन में कमी होना। क्लियर? चलो, ये कौन से फैक्टर हो गए तुम्हारे? पहले थे एटमॉस्फेरिक थे ना, क्लाइमेटिक। दूसरे आ जाओ कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल। हेडिंग डालो टेरेस्ट्रियल फैक्टर, छोटे छोटे से हैं। टेरेस्ट्रियल फैक्टर, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले कारक। तो उसमें पहला क्या था? फर्स्ट फैक्टर क्या था? एल्टीट्यूड, स्लोप। तो स्लोप सीधी एक चीज बताइए, जितना ज्यादा स्लोप होगा क्लाइमेटिक एक्टिविटी उतनी कम होगी कि ज्यादा? आराम से क्वेश्चन है। एक स्लोप है आपका जमीन ये, एक जमीन है ये, और एक जमीन है ये। तीनों में से क्लाइमेटिक एक्टिविटी कहां पे ज्यादा होगी? सिंपल क्वेश्चन है यार। अरे सिंपल है यार सर, पहले वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि सीधी एक्टिविटी होने के लिए चीज स्टेबल होनी जरूरी है। क्लाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कुछ भी, कुछ ऐसी प्रोसेस जो क्लाइमेट इंपैक्ट करता हो। भाई कुछ भी हो सकता है, उसके लिए जमीन कैसी होनी चाहिए? स्टेबल ना। तो लॉजिक है, यहां क्या होगी? मिनिमम, और यहां क्या होगी? मैक्सिमम। समझ में आया? ये हुआ स्लोप का। लिख लो इस इंडेक्स बना करके ऐसे इमेज को, पहले पे लिख लो हाई, उधर पे लिख लो सबसे ज्यादा लो। अब इसके लिए मैं आपको कंडीशन बता दूं, ये है, अगर आपका स्लोप
टुवार्ड्स साउथ है, दक्षिण की तरफ अगर आपका स्लोप है, तो जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ये ट्रिक दे रहा हूं याद करने के लिए। हेलोफाइट्स हिंदी में बोलते हैं इसको समोदभिद। समोदभिद, क्यों कहां छोड़ देना, रट मारना। हेलोफाइट्स। और टुवार्ड्स अगर नॉर्थ है, टुवार्ड्स नॉर्थ है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब होता है मरुद्भिद। मरुद्भिद होते हैं, ऐसा कुछ होता है टुवार्ड स्लोप। अच्छा, टुवार्ड स्लोप समझ गए, किधर की तरफ स्लोप है, ध्यान से बताना मुझे। देखो इधर ये है आपका पर्टिकुलर, एक ये इमेज है, एक है ये, ठीक है। दोनों में से अगर आपको स्लोप बताना है तो आप किधर की तरफ स्लोप बताएंगे? इधर वाले में स्लोप किधर है? स्लोप की डायरेक्शन, चार डायरेक्शन होती हैं, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। आप बताओ इस वाले में स्लोप किधर है? दोनों तरफ है यार भाई, इधर बराबर दिख रहा, दिक्कत इधर भी स्लोप उधर भी स्लोप, इक्वली लगभग स्लोप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल। ज्योग्राफी में कुछ याद आ रहा, कुछ फॉल्ट पढ़ा है? फोल्ड, ज्योग्राफी वाला कोई प्राणी नहीं बैठा यहाँ पे? फोल्ड याद है? आइसोक्लिनल फोल्ड, मोनोक्लिनल फोल्ड। उड़ गया, खत्म। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो आप लोग नहीं पढ़े हो तो अच्छी बात, पढ़ोगे। ये वाले में देखिए एंगल क्या है, 90 डिग्री, लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है स्लोप, तो इसका स्लोप किधर की तरफ है? समझ में आया? तो जब भी स्लोप आपका उधर की तरफ होगा, मतलब नॉर्दर्न पोर्शन में होगा और साउदर्न पोर्शन में होगा, तो उसमें उस तरीके के प्लांट मिलते हैं, बस ऐसे समझो, ठीक है। चलो, पहला था स्लोप, दूसरा क्या है? सेकंड पॉइंट एल्टीट्यूड। तो लिख लो एल्टीट्यूड, हाइट, उत्तुंगता बोलते हैं हाइट, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का सिंपली लिख लो 1000 मीटर हाइट, हर 1000 मीटर हाइट पर 6 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का डिक्लाइन होता है। लिख लो टेम्परेचर का, हर 1000 मीटर आप ऊपर जाओगे तो 6 से 60 डिग्री टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा अप्रॉक्स। तो हिसाब लगा लीजिए कहां के एवरेस्ट, एवरेस्ट कितने पे है? लगभग 9000 मीटर है, मोटा मोटी समझाने के लिए 8848 है, 48 है, 50 हो गया, 9000 मीटर पे है। तो ऑन एन एवरेज कितना होता है? एवरेज हिसाब समझो, एवरेज टेम्परेचर कितना है हमारे यहाँ अभी का? कितना होगा? लगभग 25 डिग्री। 25 मैंने ज्यादा दे दिया, सर्दियों का वैसे नॉर्मली 20 डिग्री लेके चलिए, 20 डिग्री है अभी का राइट नाउ। तो यहां से जब आप एवरेस्ट की तरफ, हम और कहां ऐसे एवरेस्ट है, हम और आप कहां पर है? यहां पर है, तो यहां का कितना है? 20 डिग्री। यहां से ऊपर चलेंगे, यहां पहुंचना है आपको, तो हर 1000 पे कितना डिग्री? 6 डिग्री कम। तो कितने डिग्री हुआ टोटल? 9। 9 के हिसाब से चला, 9 पर 1000 मीटर के हिसाब से 9 हो जाए 9000, तो 9 गुणे 6 यानी कितना हुआ? 54। तो 54 डिग्री आपको 20 डिग्री में से कम करना है। समझ में आया? कितना हुआ? मैथ की नहीं हो रही, इकोलॉजी क्लास है। कितना? 34, पूरा पूरा 34 माइनस 34, पक्का? बाकी लोग समझ में आए? ये भाई सिंपल है, 20 प्लस में है ना आप, तो भाई सीधी बात है, इस तरीके के टेम्परेचर में आप, ये है आपका 20 प्लस में, तो पहले 20 पीछे आओगे तो 0 पे आ गए, फिर यहां से माइनस में चलोगे तो टोटल 54 जाना था ना तुमको, तो 20 और आ गए, तो पीछे कितना और जाओगे? 34 और 20 54 हो गए। तो यहां पे जब आप आओगे, यानी यहां पर -34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, -34, आप समझ रहे हैं? 0 डिग्री पे बर्फ जमती है। तो इसीलिए जो लद्दाख होता है, करगिल होता है, वहां पे आपने देखा पूरा पूरा बर्फ होती है, लोग चलते हैं, तो वो माइनस में टेम्परेचर होता है 21 25 तक मैक्सिमम होता है माइनस में। ये टेम्परेचर पे हमारे क्या होते हैं, जो आर्मी वाले लोग रहते हैं वो रहते हैं भाई। कभी कहीं मौका मिला माइनस में रहने का मतलब घूमने गए होंगे तो रात का टेम्परेचर, आप कहीं हिल्स में जाइए तो वहाँ का जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेट चला जाता है माइनस, बट वो इतना नहीं जाता है, वो लगभग वही -3 4 5, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इससे ज़्यादा आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे इनको तुमको पता होगा। तो लगभग कितना आता है घर पे सर्दियों में? तब होती थी बर्फ अब गिरती होगी प्रॉपर वहाँ पे ना, अब तो नहीं होती होगी। हाँ, अच्छा, वहाँ पे था प्रॉपर होती थी पानी का ना।
अरे बड़ी दिक्कत होती है यार, स्नोफॉल में लगता बड़ा अच्छा फोटो खींच करके ना कि वो सेल्फी के लिए ठीक होता 2 दिन, उसके बाद बड़ा दिक्कत होती है। उनसे पूछो बेचारों से जो खास करके पहाड़ों पे रहते हैं ना, वहाँ पे मतलब जिंदगी आपको लगती है जस्ट नरक। फंस गए हो आप, क्योंकि आप नीचे जा नहीं सकते हो क्योंकि बर्फ जमी है, ऊपर कहाँ जाओगे, और सारा सामान प्लेन से आता है पहाड़ पे, और प्लेन से सामान जो आएगा वो किसी व्हीकल में आएगा और व्हीकल चढ़ नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। इन्होंने बताया पानी का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जो पाइपलाइन होती जम गई, बर्फ है ना, पाइपलाइन का पानी जम गया, अब बताओ पानी पीने के लिए भी नहीं है, बाकी दैनिक क्रियाओं के लिए तो है ही नहीं पानी, पीने के लिए पानी नहीं। अब पानी आएगा टैंकर से आएगा तुम्हारा नीचे से, और नीचे से टैंकर आएगा कैसे, क्योंकि आपने देखा आजकल वो फेमस हो रही है रील, देखो स्लिप हो रही है शिमला उमला में, देखो जो लोग घूमने गए उनकी पूरी पूरी गाड़ियां जाकर के एक्सीडेंट हो रहा है, देख रहा हूँ आजकल चल रहा है। सोचो बहुत कॉमन है नैनीताल में, हम तो 12 साल रहे थे, मतलब नैनीताल में क्या बता दूं आपको कहानी क्या थी, चल नहीं सकते हो पैदल, अगर जरा सा भी हुए नीचे जाओगे सीधे 4,000 फीट, ये हाल था। गाड़ी वाड़ी चलाना तो गाड़ी तो हम पता नहीं कहाँ खड़ी करके, कौन कौन लेके जाएगा, जिसकी हिम्मत हो वो लेके जाए गाड़ी, ऐसे करके लॉक करके चले जाते, तो कड़ी रहती थी 2-2 3 दिन, जब बर्फ मेल्ट होती थी खत्म होती थी, फिर नमक वमक डाला जाता था, फिर मिट्टी लेकर के आते उसको डालते थे थोड़ा ड्राई करने के लिए, उसको लेकर के अपने उस पर जो व्हील होता है उस पर डाली जाती मिट्टी जिससे स्लिप ना करे। लेकिन फिर भी बर्फ तो, क्योंकि बर्फ जब गिरती है तो वो कैसी होती है, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड, इसको नहीं वैसे बना करके खेलते हो, उसके बाद जब जम जाए तो आप समझो जो आपके घर में आइस है, नहीं होती आइस, उस आइस को वो देखो सिल्ली बड़ी वाली, अरे उस शादी ब्याह में जो आती है उस सिल्ली पे चल लोगे, सोचिए जो आइस समझ गए कौन सी वाली, उतनी बड़ी बड़ी लेके सोचो, अब वो पूरी रोड पे जमी हो, इतनी मोटी जमी है, आओ अब समझ गए। तो वहां पे ये जो नॉर्मल शूज होते हैं ये भी अलाउ नहीं होते हैं, बड़े खतरनाक उसमें होता है, इसलिए वहां पे सबसे अच्छी गाड़ी होती है ऑल्टो, मस्त यहां से वहां तक जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हारी BMW ऑडी बॉडी सब फेल, ऑल्टो 800 ये बेहतरीन गाड़ी है वहां के लिए, कपड़े खट 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 चली जाती है। अरे है शुगर दी यही ऑल्टो को पता नहीं क्या, पता नहीं ये ऑल्टो को बड़ा है, बेस भी कम है, हाँ बेस का फर्क है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ा, मेरे मित्र भी एक गए हुए बेचारे मनाली, अभी 2-3 दिन हुए हैं, फंस गए वहाँ पे, कह रहे सर कैसे निकला जाए, मैंने कहा यार क्योंकि देखो राहत बचाव कार्य पहुंचाए जा सकते हैं जहां वहां तक पहुंचेंगे ना, बीच में अटके हुए हैं, ना वो मनाली ही है ना मनाली से पहले ही, समझ रहे, बीच में स्टक, ट्रैफिक लगा बीच में लगे हुए हैं, कम क्या दिन हो गए उनको, करीब कह रहे सर 36 घंटे से ऊपर हो गया गाड़ी में ही जाम लगा हुआ, क्योंकि आगे नहीं आ रही ना गाड़ी, आगे नहीं जा रही और पीछे तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, वो पीछे नहीं जा सकती, अब सोचो तुम क्या करोगे, या घूम लो। इसीलिए जितना शौक चढ़ा जिसको जिसको घूमने का नैनीताल वहाँ पे सब देखो इस समय का हाल हो रखा है, इसलिए कभी भी क्रिसमस वगैरह पे या यहाँ पे क्या नाम, हाँ न्यू ईयर पे कभी कोशिश कीजिएगा न्यू इसमें मत जाइएगा, स्नो में बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि देखो सब कुछ बढ़िया, कई बार होता है कि नहीं उतना गिरा बर्फ, लेकिन अगर ठीक ठाक गिर गई स्नो तो सब कहानी खत्म हो जाएगी, एक दिन के अंदर सारा जो नहीं जो है तुम्हारा फोटो खींचने वाला सब ठंडा हो जाएगा, और फिर गाड़ी में 36 घंटे, इमेजिन करो तुम अपने 4 व्हीलर में 36 घंटे से बैठे हो, इमेजिन बस करके देख लो, सारी हरकतें तुमको गाड़ी में ही करनी है, क्योंकि उतरोगे कहाँ, बाहर बर्फ गिर रही है, जाओ उतरो, पानी है नहीं, क्योंकि कितनी बोतल लेके जाओ, पानी 20 लीटर की बोतल लेके चलते तुम लोग, नहीं ना, गाड़ी में कितनी बोल, नॉर्मल 3-4-5 बोतलें रखते हो, 5-5 लीटर वाली रख लोगे, वो तो रास्ते में खत्म कर लोगे, वहां मिल जाएगा, चलो ये है हरकत। तो अगर आप 20 घंटे से अपनी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि खिड़की खोल नहीं सकते, बर्फ अगर बर्फ गिर गई गाड़ी के अंदर वो तो और करेगी, और तुम्हारे कोई बहुत सारे लोग खेलते हैं वो, उसका पता है ये पीछे चली जाती है बर्फ, बड़ा अच्छा लगता है, लोग डालते भी हैं देखो, हाँ वो सब कर लो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आकर के चेंज कर लो, क्योंकि अंदर आपने क्या डाला बर्फ, वो इतना गंदा रेसेस करेगी नहीं करके वो पक जाता है, फिर बहुत खतरनाक वाला रेसेस होता है, पहले रेडिस होता है उसका रेसेस पड़ जाते हैं उस पर। आओ बेटा फिर जब घर पे आओगे तो फिर जाओ डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, ये देख लो खुजली हो रही पीछे, ये है बर्फ। तो वो सब देखने में, क्योंकि जो वहां के लोकल उनको ये सारी बातें पता, लेकिन वो ये सब बोलेंगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा, भाई उनकी दुकान उसी से चल रही है, 60 रुपए की मैगी बेच रहे हो, मैं नैनीताल में 60 रुपए 70 रुपए 100 रुपए की ब्रेड मिलती है जब बर्फ गिरती है, हम तो फंस गए थे बहुत बुरे हाल में, बंदा 150-150 रुपए की बोतल दे रहा था पानी की, क्या करें ऑप्शन था नहीं, खरीदनी थी। तो इसीलिए आपको मैं एक सलाह है, जाना तो ऐसी जगह पे जाना एटलीस्ट जहां होटल पे ना स्टे हो, आपका किसी पहचान वाले का घर हो, समझ रहे हो, जैसे होता है ना शिमला में कोई पहचान रिश्तेदारी हो, तो वहां पे तो वो अपना स्टॉक रखते हैं, उनको जो वहीं के उनको पता है कि बर्फ गिरने वाली है तो अपना एक स्टॉक बचा के रखते हैं, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो 4-5 दिन अगर फंस गए तो तुम्हारे पास स्टॉक तो है पानी खाने का, होटल में क्या लिमिट होती है, नहीं होगा तो पैसे लेंगे तुमसे, 300-300 रुपए की बोतल खरीदो, 200-200 रुपए की ब्रेड देते हैं, अरे यार कम से कम 150-150 रुपए की तो चाय पी है मैंने, नॉर्मल चाय 10-10 रुपए वाली, क्या करोगे, तो आप सोच के देखिए, आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ये होता। और दूसरी चीज टावर के बीच हो जाता है वहां पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन खत्म, कैश खत्म, अब भीख मांगो, समझ रहे हो दिक्कत है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको एक
रहने के नाते सलाह दे रहा हूँ भैया, हम रह चुके 12 साल, इनसे पूछ लेना बाकी जानकारी के लिए। बड़ा बुरा हाल है भैया। चलो अगला आओ, स्लोप के बाद आओ एक्सपोजर। पता नहीं कहाँ से बात आ गई है। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है ऑब्वियस है जितना प्लेन खुला होगा उतना बेहतर होगा